प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 वालों बच्चों का जो हिंदी का बुक चलता है ना बसंत, उसका चैप्टर नंबर 11। ठीक है ना। क्या है? नीलकंठ। तो आज की क्लास में इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर यानी कि सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को और सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझ लेंगे और उसके उत्तर का आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, प्रश्न अभ्यास आपका यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले क्या है, निबंध से। तो क्वेश्चन निबंध से लिया गया है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट का और कौन सा चैप्टर चाहिए। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। जो मोर मोरनी का नाम रखा गया था किस आधार पर रखा गया था। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, मोर की गर्दन बहुत क्या है, दुंदर दु, दुंदर और नीली थी, इसलिए मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। तथा मोरनी सदा उसके साथ उसकी छाया की तरह रहती थी, इस आधार पर उसका नाम राधा रखा गया। ठीक है ना। मोर का नाम रखा गया क्या, नीलकंठ। उसका गर्दन नीला था। ठीक है ना। मोरनी हमेशा उसके साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। ठीक है ना। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ पे, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा। देखिए कैसे लिखना है आपको, वो देखिए। लिखिएगा, जाली के घर में पहुंचने पर, यहाँ पे होता पर, ठीक है, पूरा पर ठीक कर लीजिएगा। मोर के बच्चों का स्वागत बड़े ही प्रेम से हुआ। ठीक है ना। सभी सदस्य ने हर्ष व्यक्त किया, जैसे मानो कि नए विवाहित जोड़े का स्वागत कर रहे हो। ठीक है ना। सभी लोग इस तरह से व्यवहार किए कि जब मानो नया विवाहित जोड़ा जोड़ा का स्वागत किया जा रहा है, मतलब दूल्हा दुल्हन का जिस तरह से स्वागत होता है उस तरीके से उसका स्वागत किया जा रहा था। मोर के बच्चों को देखकर कबूतर नाचना छोड़कर उनके पीछे ही गुटुर गू करने लगा। ठीक है। कबूतर जो नाच रहा था वो नाचना छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे गुटुर गू करने लगा, जैसे वह उनके आने पर अपनी सहमति व्यक्त कर रहा हो। बड़े के सभी सदस्य, ठीक है ना, मोर के बच्चों को देखना चाहते थे। खरगोश के, ठीक है ना, आप लोग को दिख रहा ना, चलिए आगे कर लेते हैं। खरगोश के बच्चे तो मोर के बच्चों के चारों तरफ खेलने लगे, जैसे जबकि खरगोश एक कोने में बैठकर उनका निरीक्षण कर रहे थे। तोते ने एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण किया और स्वागत किया। तो इस तरीके से सारे बच्चे लिख लीजिएगा ना। आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आ गया ना किस तरीके से उनका स्वागत हुआ था। आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन 3 में क्या है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। जो लेखिका है जो इस निबंध को लिखे हैं उनको नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं भाती थी। ठीक है ना। चेष्टाएं मतलब प्रयास। ठीक है ना। कौन कौन से ऐसे प्रयास थे जो उनको भाती थी, मतलब अच्छा लगता था। तो आप लोग उत्तर कैसे लिखिएगा, चलिए उसको देखते हैं। तो उत्तर कुछ अच्छे तरीके से बना के लिखिएगा। लिखिएगा, लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी, मतलब नीचे लिखा हुआ वैसी चेष्टाएं बहुत भाती थी। तो कौन कौन सी है हुए, देखिए लिखिएगा। नीलकंठ बहुत दयालु स्वभाव के थे तथा वह हमेशा सबकी रक्षा करते थे। नीलकंठ कौन है, आप लोग जानते हैं, मोर है। ठीक है ना। ऊपर में ही पढ़े थे क्वेश्चन में। तो नीलकंठ दयालु स्वभाव के थे और वह हमेशा सबकी रक्षा करते थे। ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्या लिखिएगा वो देखिए। लिखिएगा आगे आप लोग, वर्षा ऋतु के समय नीलकंठ अपने पंख फैलाकर नाचता था। ठीक है, नाचता था तथा राधा कौन ही, मोरनी थी, साथ देती थी। यह बात लेखिका को बहुत भाती थी। शायद नीलकंठ को इस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए जब भी लेखिका आती तो नीलकंठ नाचने की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या लिखिएगा आप लोग उसको देखिए। नीलकंठ को पता था कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। उन्होंने खरगोश के बच्चे को खाने के लिए सांप के टुकड़े करके दिए थे। जब लेखिका के हाथ से भुने हुए, ठीक है ना, चने खाते थे तो वह उनको तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा और आगे लिखिएगा थोड़ा सा। क्या आप जितना इसमें से चाहे उतना आप लोग लिख सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त नीलकंठ का गर्दन उठाकर इधर उधर देखना,
सिर तिरछा करके बात सुनना और क्या है, गर्दन झुकाकर दाना चुगना और पानी पीना भी भाता था। मतलब लेखिका को ये सारी चीजें थी किसका, नीलकंठ का। वो लेखिका को अच्छा लगता था। कौन कौन सा चीज था हम आपको बता दिया ना। सारे बच्चे अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग को दिख रहा ना, एक एक करके सभी को नोट कर लीजिए, बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। नीलकंठ दयालु था, ये अच्छा लगता था। नीलकंठ जब नाचता था तो वो अच्छा लगता था, ठीक है ना। इस तरीके नीलकंठ दूसरे को मदद करता था, तो वो सब चीज लेखक के लेखिका को अच्छा लगता था, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 4 है। इस क्या है, आनंदोत्सव मतलब आनंद का उत्सव, ठीक है ना, कि रागनी में बेमेल स्वर कैसा बज उठा, वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए उत्तर लिखिएगा, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसी बज उठा, वाक्य लेखिका के, ठीक है ना, कुब्जा मोरनी को लेकर आने की ओर संकेत करता है। लेखिका एक दिन एक बीमार कुभा मोरनी को लेकर आती, उसके ठीक होने के पश्चात उससे भी बाकी क्या है, उससे भी बाकी जनवरी के साथ जाल में भेज दिया गया, परंतु कुब्जा वाकी जनवरी के साथ धूल मिल नहीं पाई। घुल यहाँ पे ठीक है ना, घुल मिल नहीं पाई। वह राधा तो तथा अन्य किसी भी जानवर को नीलकंठ के करीब नहीं आने देती थी। यही कोई यदि यदि कोई आता तो उसे अपनी चोंच मारकर घायल कर देती थी। उसने ईर्ष्या में, ठीक है ना, उसने ईर्ष्या में मोरनी के अंडे भी फोड़ दिए। जब नीलकंठ को पता चला तो वह बहुत दुखी रहने लगे और बड़े ही रौनक, ठीक है ना, जो बड़े थे की रौनक ही चली गई। इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो यही इसका संकेत था, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। जो बसंत का ऋतु जब आता था तो नीलकंठ को जाली घर में रहना मतलब असहनीय हो जाता, मतलब वो सहन नहीं कर पाता था उसमें रहना। ऐसा क्यों, इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा। तो देखिए कैसे लिखे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को रोक के उसके बाद उत्तर को उतारते हैं। ऐसा आप लोग मत कीजिए, आप लोग समझिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके उत्तर को समझिए, तब उसको अपने भाषा में लिखिए ताकि आपको भी मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए लिखिएगा, बसंत ऋतु मोर का प्रिय ऋतु होता है, ठीक है ना। मोर मोरनी के लिए प्रिय ऋतु होता है बसंत का ऋतु। इसमें पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, आम पर वौर, ठीक है ना, आता है। अशोक नए लाल पत्तों से भर जाते हैं, वातावरण में खुशबू हो जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे फूल खिलते हैं, फल लगने लगते हैं पेड़ पे, ठीक है ना। इसलिए वर्षा ऋतु में नीलकंठ के लिए बंद रहना कठिन हो जाता है। वर्षा ना बसंत ऋतु ना था, यहाँ पे बसंत कर लीजिएगा, ठीक है ना। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए बंद रहना क्या, जाली वाला घर में बंद रहना बहुत कठिन होता था। इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, वो नाचना चाहता था मतलब घूमना चाहता था, ठीक है ना। इस सारे मौसम में जो परिवर्तन होते थे इसका आनंद उठाना चाहता था, ठीक है। इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 6 में, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। तो इसका उत्तर भी हम लोग देखते हैं, क्या लिखिएगा आप लोग। तो देखिए आप लोग उत्तर में इसमें लिखिएगा, जाली घर में रहने वाले सभी जीव क्या है, मिलनसार स्वभाव के थे, मतलब सब एक दूसरे से हिल मिल के रहते थे। इसके विपरीत कुब्जा ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, ठीक है ना, इसीलिए इसको सबसे लड़ाई होता था, ठीक है ना। कुभा को किसी का भी नीलकंठ के करीब आना पसंद नहीं था, मतलब नीलकंठ जो अच्छा था उसके करीब सब जाते थे, सब उसके मिल के रहते थे, तो ऐसा उसको पसंद नहीं था, ठीक है ना। इसलिए वह काफी जीवों को क्या है यहाँ पे चोच होता, ठीक है ना। चोच चोच लिख कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते, ठीक है ना। चोंच मारकर घायल कर चुकी थी, जिसके कारण नीलकंठ भी आगे के ऊपर कर लेते हैं दिखेगा आपको, ठीक है ना। नीलकंठ भी उससे डर कर दूर भागता था। कुब्जा के इसी स्वभाव के कारण वह किसी से भी दोस्ती नहीं कर पाई। ऐसा स्वभाव था, किसी के पास नहीं जाना, मतलब उसको ईर्ष्यालु स्वभाव, मतलब जलन नहीं होता है, जलन टाइप का था, इसलिए वो किसी से दोस्ती नहीं कर पाती थी, ठीक है ना। तो आप लोग उसका नोट कर लिया। अगला देखिए क्या है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया।
इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो नीलकंठ है वो खरगोश के बच्चों को सांप से बचा लिया था, ठीक है ना। तो इस घटना के आधार पर नीलकंठ का स्वभाव कैसा था उसको आपको कह रहा कि बताने के लिए था। आप लोग पहले भी क्वेश्चन में देख लिए, नीलकंठ बड़ा दयालु था, ठीक है ना। वो दूसरे की मदद कर रहा था, सबसे हिल मिल कर रहा था। चलिए इसका भी उत्तर आप लोग किस प्रकार लिखिएगा वो देखते हैं हम लोग। तो आप लोग उत्तर में कुछ इस प्रकार लिखिएगा। लिखिएगा, एक दिन बारे में सांप कहीं से घूम आया, ठीक है। कहीं से घुस आया था, यहाँ पर घुस है सॉरी, ठीक है ना। घुस का आया था मतलब कहीं से इधर उधर घूमते घूमते उसमें घुस गया था। उसने खेलते खरगोश के बच्चे को मारने के लिए पीछे से जकड़ लिया। बच्चा ची ची करने लगा। इस क्या है? इस कंदर्न की आवाज सुनकर नीलकंठ की आंखें खुली और झूले से नीचे उतरे। उन्होंने सांप के गर्दन से बड़ी ही सतर्कता से पकड़ा और तब तक अपनी चोंच बार किया, मतलब उसे बार करने लगा चोंच से, ठीक है ना, जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। इस तरह बच्चे की जान बचा ली, ठीक है ना। बचाई गई मतलब उस बच्चे की जान को बता लिया, ठीक है ना। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के निम्नलिखित विशेषताओं का ज्ञान होता है। तो ये आप नॉर्मल लिख सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा था इसमें क्या क्या आपको विशेषता का दिख रहा है उसको वर्णन करने के लिए। तो कौन कौन सी विशेषता है उसको देखिए आप लोग। लिखिएगा, नीलकंठ बारे बारे का एक सजग और सचेत मुखिया था। जिस प्रकार घर के मुखिया सबका ध्यान रखते हैं उसी प्रकार नीलकंठ भी सबका ध्यान रखते थे। नीलकंठ समझदार थे। जिस प्रकार उन्होंने समझदारी से सांप को जकड़ा उससे खरगोश का बच्चा बच गया, ठीक है ना। अच्छा, सावधानी पूर्वक बच्चा ऐसे जकड़े ताकि क्या हुआ, खरगोश का बच्चा आसानी से बच सका। नीलकंठ बहुत साहसी था। उसने जल्दी से बिना डरे सांप को पकड़ा और बच्चे को सुरक्षित बता लिया। ये सब लिख सकते हैं। उसका स्वभाव, नीलकंठ बहुत दयालु, क्या है, ठब पूरी रात खरगोश के बच्चे को आँख क्या है पंख से गर्म करते रहे। तो मतलब वो दयालु स्वभाव के थे। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब क्या है उसकी विशेषताएं हैं, तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे दे दिए, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आज इसके ऊपर में बस हमको ये घटना यहाँ पे दर्शाए थे, ठीक है ना। घटना था, आप किताब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से निम्नलिखित विशेषताएं थी, उसके बाद ये सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, निबंध से आगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला है, यह पाठ एक रेखा चित्र है, ठीक है ना। रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिए किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए, ठीक है ना। तो यहाँ रेखा चित्र मतलब क्या होता है, मतलब आंख से देखा हुआ घटना को हम लोग रेखा चित्र बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए, ठीक है। तो लेखिका के लिखिए मतलब इसी लेखिका के लिखा हुआ, लिए था हम पढ़ देते, लिए नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, लिखिए। तो उत्तर में आप लोग कैसे लिखिएगा उसको देखिए, लिखिएगा क्या लिखिएगा वो देखिए। जब एक साहित्यकार शब्द के माध्यम से साहित्य में व्यक्ति वस्तु और घटना का सजीव चित्र बनाते हैं तो उसे रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से बताते हैं, मतलब लगता है कुछ घटना एकदम दिखा हुआ, आंखों के देखा हुआ घटना है, ठीक है ना। रेखाचित्र भावनात्मक रूप से सरल होते हैं। इनमें प्रायः छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख होता है। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित अन्य रेखाचित्र स्मृति की रेखाएं एवं क्या है अतीत के चलचित्र हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों, सारे बच्चे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, क्या है, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे क्या है मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना नहीं है। क्या करता है, वर्षा ऋतु में जब बादल घिरता है तो मोर जो है वह क्या धीरे धीरे मचलने लगता है। तो यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकालय से ऐसी कहानियाँ कविताओं और गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित है। तो आप पुस्तकालय से खोजिएगा या फिर हम देखते हैं कोई कविता संबंधित होगा तो उसको लिखवा देते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए आप लोग खुद से पुस्तकालय में जाइएगा, आप स्कूल में पुस्तकालय होता है वहाँ से खोज के पढ़िएगा। या फिर एक था वर्षा बहार कुछ टाइप का था कविता, ठीक है ना।
क्लास 7 वाले बच्चों में, इस 7 का बुक है। पिछले बार जो बुक चलता था क्लास 7 में, उसमें हिंदी में वर्षा बहार एक कविता था, ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर भैया दीदी के पास ऐसा बुक होगा तो उसको लेके के पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अनुमान और कल्पना का पहला क्वेश्चन है, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी है। कौन सी पंक्ति भाई? देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं अपने साल में क्या लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं चंद्रिकाओं क्या से विविध प्रतिविविध होकर गंगा का चौरा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। ठीक है ना, ये पंक्ति है। इन पंक्तियों में एक भावचित्र है, उसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं, ठीक है ना, क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होगी। ठीक है ना, कौन कौन सी समानता है जो लेखिका देखी थी। उसके कारण गंगा का चौरा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। ठीक है ना, तो क्या क्या समानताएं थी उसको आपको लिखना है। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, निबंध में यह भाव चित्र उस समय का है जब लेखिका नीलकंठ के मृतक शरीर को गंगा की बीच धारा में प्रवाहित करने जाती है। ठीक है ना, गंगा में उसको लेकर जाती है धारा में प्रवाहित करने के लिए, जब वो मर गया था। कौन? नीलकंठ। मोर के पंख की चंद्रिकाएं सुनहरे और गहरे रंग की होती हैं। जब लेखिका नीलकंठ के शरीर को जल में प्रवाहित करती हैं तो उनके पंख पानी में फैलकर तैरने लगते हैं। नदी की लहरों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो आंख और भी ज़्यादा चमकने, ठीक है ना, यहाँ पे चमकने लगता है। ठीक है ना, और मानो ऐसा लगता है कि गंगा का एक चौरा पाट मयूर के समान तरंगित उठ हो उठा है। ठीक है ना, मतलब जैसे नदी है, आप समझिए क्या कहने का प्रयास किया। मान लीजिए नदी है, यहाँ पे पंख ऊपर में यहाँ से जा रहा है, इस पे जब धूप पड़ा चमकने लगता है तो पाट मतलब एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा चमकने लगता है मोर के पंख की तरह। ठीक है ना, मयूर के समान तरंगित हो उठते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे कहा गया है। आप समझ गए ना सारे बच्चे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अच्छे से क्लियर हो गया ना सारे बच्चों को, ये बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए अगला प्रश्न है इसमें, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना, मेघों की, एक मिनट, चलिए आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। लिखिएगा आप लोग, मेघों की छाया में वर्षा होने की अनुभूति होने मात्र से ही नीलकंठ अपने इंद्रधनुष क्या है सरीखे रखो को पंडाल कर खड़ा करके जो नाचता था, ठीक है ना, अपने पंख को फैलाकर, उस गति में सहज ही एक लय एवं क्या है ताल होता था। कभी आगे जाता कभी पीछे, दाएं बाएं होकर कभी ठहर जाता था, मतलब इधर उधर करते करते रुक जाता था। नीलकंठ के नृत्य को देखने के लिए लेखिका भी लालयती थी, मतलब क्या है लालयती थी, मतलब ललायत रहती थी। ठीक है ना, ललायत रहती मतलब उत्सुक रहती थी देखने के लिए। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। सारे बच्चे लिख लीजिएगा ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग सारे बच्चे, ठीक है ना। अब है आपका भाषा की बात, यानी कि व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा, उसको देखिए। क्या है? रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं, मतलब रूप शब्द से ये सब शब्द बना हुआ है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्द से अन्य शब्द बनाइए, जैसे गंध है, रंग, फल, ज्ञान। इससे आपको बहुत सारे शब्द को बनाना है। तो कैसे आप लोग निर्माण कीजिएगा नए शब्द का, उसको देखिए आप लोग। तो देखिए उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा। देखिए यहाँ पे गंध दिख रहा है, ठीक है ना, गंध होगा यहाँ पे, गंध या तो गंध धो है, गंध का सुगंध, दुर्गंध, गंधक। ठीक है ना, सब में गंध आ रहा है, गंध, 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 सब में गंध आ रहा है ना। इसी प्रकार आपको बना लेना है। रंग का रंगीन, रंगहीन, बेरंग, रंग रोम रोगन। ठीक है ना, इस तरह से लिख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्या था आपका फल, सफल, विफल, असफलता, असफल। ठीक है ना, ज्ञान का विज्ञान, सद्ज्ञान, अज्ञान। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग अच्छे अच्छे शब्द बना के और भी अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपका जो था यहाँ पे, ये 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना है वो समझिए। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिया गया है, इसको संधि करके लिखना है, फिर इसका संधि विग्रह करना है। तो देखिए क्या है, पहला का क्या है,
नील जोर आब, तो इसका क्या होता है, नीलाब होता है। क्या लिखेगा आप लोग, नी ला वो नीलाब, ठीक है ना। अब है नव जोर आगंतुक, तो इसका क्या होगा, नीचे हम लिख देते हैं, क्या लिखेगा आप लोग, नवागंतुक, गंतुक। ये दोनों हो गया ना। अब देखिए इधर है सिंहासन, इसका कैसे लिखेगा वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है ना। लिखिए सिंह जोर आसन, क्या, सिंह प्लस में आसन, ठीक है ना। अब देखिए मेघासन, इसका कैसे लिखिएगा, तो मेघ, क्या लिखिएगा, मेघ प्लस में आछत्र, मेघा छत्र। तो देखिए पहले से संधि करना, संधि करना मतलब दो शब्द को जोड़ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नील जोर आव दिया था तो नीलाभ कर दिए, फिर नव जोर आगंतुक तो नवागंतुक कर दिए। जैसे जोड़ना था, ठीक है ना। और फिर संधि विग्रह करना मतलब उसको तोड़ना, तो जैसे शब्द था इसको तोड़ के हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। तो ये पहला का है, ये देखिए हम घेर देते हैं, सबसे पहला का ये है, ये है दूसरा का, फिर ये सिंह जोर आसन, फिर इधर मेघ जोर आछत्र। तो सारे बच्चे नोट कर लीजिए एक एक करके, अच्छे से हम सारा कुछ अच्छे से आपको दर्शाए थे, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा साफ कर दें ताकि आपको अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से नोट कर ले। चलिए आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको आशा करता हूँ क्लास बहुत ही शानदार लगा होगा। इस प्रकार सारे प्रश्न के उत्तर को हम लोग बहुत आसान तरीके से अच्छे से समझते हुए क्लास को कंप्लीट किए। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। आपको नेक्स्ट क्लास कौन से सब्जेक्ट का और किस चैप्टर का चाहिए वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।